नमस्कार आकाशवाणी रेडियो पंजाब 90.9 पर आप सुन रहे हो मुझे, यानी अपने आरजे किशन को। और आज का दिन ना काफी खास है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे रेडियो को प्यार करने वाले परिवार के लिए खास दिन है आज है वर्ल्ड रेडियो डे, जिसको हम लोग हमेशा 13 फरवरी को मनाते हैं। हम लोग ये दिन 2011 से मनाते हुए आ रहे हैं। इस बार 2023 का जो वर्ल्ड रेडियो का थीम कुछ अनोखा है, और वो है रेडियो एंड पीस। इन शब्दों में ही छुपा हुआ है कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन यार देखो, अब ये रेडियो एंड पीस काफी भारी शब्द हैं, इनको अब मैं तो इंटरप्रेट कर नहीं सकता। और सच कहूं ना, मैं इतना तो समझदार नहीं हूं कि इतने भारी भारी वर्ड्स को कॉपी कर सकूं। इसलिए आज स्पेशल डे पर सिर्फ मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, पर आज मैं इनसे बातें करूंगा जो कि है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर फाकिर मोहन नाहक सर, जिनके हुनर और हर चीज में परफेक्शन को लेकर ना हम लोगों को सीख मिलती है। तो आज ना इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्ल्ड रेडियो डे है इसका मतलब क्या है, और इस बार का ये जो थीम है रेडियो एंड पीस, इसका क्या मतलब है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम किशन है, आरजे किशन यहाँ पर सब लोग कहते हैं मुझे। अब रेडियो के बारे में हम लोग जानते हैं, रेडियो शुरुआत से ऐसा मीडियम है, काफी अफोर्डेबल है, हर जगह पहुंचता है, एकदम लोकल ये मीडियम है। वैसे हम लोग सब जानते हैं कि शुरुआत रेडियो की कैसे हुई थी। वर्ल्ड वॉर चल रहे थे उस वक्त, वॉर में यूज होते थे रेडियोज, और फिर उसके बाद रेडियो को लोकलाइज किया गया। रेडियो को हम लोग सुनते आ रहे हैं अब बहुत टाइम हो गया, और 2011 में वर्ल्ड रेडियो डे हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। 2 साल तक तो कोई थीम नहीं था, लेकिन इस बार का थीम ना काफी अच्छा है, रेडियो एंड पीस। रेडियो आपकी जिंदगी का भी ना काफी बड़ा हिस्सा है, और जिस तरह से मैंने आपके बारे में सुना है ना, बहुत जगह से सुना है, वैसे सच में कहूँ तो बहुत सारी तारीफें सुनी है कि आपने हर फील्ड में काम किया है, उसमें परफेक्शन हासिल किया है। रेडियो में भी आपका बहुत ही बड़ा हाथ है। और लेकिन ना मैं चाहता हूँ कि आप ना एक बार आपकी जुबानी सुनूं कि रेडियो की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई। मैं यही कहूंगा कि आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट था। मैं बीएससी पढ़ रहा था उस दौरान, और बीएससी के दौरान पता नहीं बचपन से मुझे रेडियो के साथ एक अजीब सा रिश्ता था मेरा, मैं कहूँ, क्योंकि मैं गांव से आया हूँ। मेरे गांव में सही बोलूं तो मेरे गांव में उस वक्त बिजली भी नहीं थी जी। और हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मीडियम था, जो साधन था, वो रेडियो ही था। तो बचपन से रेडियो सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। रेडियो सुनते सुनते इस तरह की आदत लग गई थी कि अगला न्यूज रीडर कौन है, हम आपस में भाई बहन के बीच कंपटीशन चलता था कि आज का न्यूज रीडर कौन है बुलेटिन का, हम गैस करें। हाँ। ठीक है, हम अंदाज लगाए कि कौन आज न्यूज पढ़ने वाला है। हम इतने कन्वर्सेंट थे रेडियो के साथ, इतने परिचित थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कहूं मैं आपको कि क्लास 6th-7th में था, तभी मन में आ रहा था बार बार कि मैं भी रेडियो में बोलूं। पता नहीं, ये शायद रेडियो का प्रभाव हो सकता है मेरे ऊपर। मैं जो बच्चों वाला कार्यक्रम सुनता था, बड़ों वाला कार्यक्रम, रेडियो में नाटक सुनता था, सबसे ज्यादा प्रभाव मुझे नाटकों से मिला है। तो मैं रेडियो जब सुनता था, मन कर रहा था कि मैं रेडियो की तरह बोलूं। तो मैंने क्या किया, जो मटका होता है मिट्टी का, मटका जिसमें हम पानी रखते हैं, घड़ा जो होता है, मैं घड़ा पकड़ के घड़ा को मुंह में लगा के घर में बोलता था आकाशवाणी। मतलब अपनी आवाज बदल के, मुझे लग रहा था कि उसमें से एक गूंज आ रहा है, और जैसे कि मुझे लग रहा है मेरी आवाज रेडियो की तरह सुनाई दे रही है। ठीक है, रेडियो की आवाज की तरह लग रहा है। ये सोच के मेरी आदत बन गई थी कि मैं रेगुलरली मटका पकड़ के बोलने लगा, और ये आदत बन गया बड़े दिनों तक। फिर जब कविताएं लिखने लगा, कभी स्टोरीज लिखने लगा, तो मन कर रहा था कि उसको मैं लाउड रीडिंग करूं, मुंह खोल के अच्छी तरह से, जैसे मैं रेडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं, अपने श्रोताओं के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये आदत बचपन से ही लग गया था, 6th-7th क्लास से लग गया था। जब बीएससी पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर, 1993 की बात कर रहा हूं, लगभग 30 साल हो गया। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, और एआईयू का यूथ फेस्टिवल के लिए हमारी तैयारी चल रही थी। इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैंने यूनिवर्सिटी में जितने सारे हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, हर वहीं से टीम आए थे, और मैं भी अपने कॉलेज से गया था, और वहां कंपटीशन हुआ। और जो थिएटर इवेंट था, ड्रामा था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटर कॉलेज में मैंने कम्पीट करके इंटर यूनिवर्सिटी टीम के लिए मैं यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्ट हो गया। होने के बाद फॉर्चुनेटली उसी साल हमारे जो शहर है, वहां पे मैं कह रहा हूं बरहमपुर है, ये उड़ीसा का जो सदर्न पार्ट में है, दक्षिण भाग में है। इट इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू आंध्र प्रदेश। तो हमारे वहां उस समय 93 में
पहली बार आकाशवाणी खोला था, एक छोटा सा रेडियो स्टेशन LRS। तो वहां से एक सज्जन आए थे, उन्होंने हम सबका, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट करने वाले थे आगे जाके, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू करने के दौरान हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने सब हमारे डायलॉग्स रिकॉर्ड किए, फिर हमारी तैयारियों के बारे में रिकॉर्ड किया। फिर मैं पहली बार अपनी आवाज रेडियो में सुना। उस वक्त मुझे थोड़ा अच्छा लगा, काफी प्राउड फील हुआ होगा। बहुत प्राउड फील हुआ, सही बोलता हूं मैं, क्योंकि मतलब रेडियो में कोई बोल रहा है, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि किस तरह का फील आता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने जो डायलॉग्स बोला था वहां पे, उन्हें मेरा डायलॉग्स पसंद आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार आकाशवाणी आओ और हम आकाशवाणी में आपके साथ बात करेंगे। तो मैं पहली बार अपनी जिंदगी में दिसंबर 1993 में मैं आकाशवाणी के स्टूडियो में गया। और वहां ऐसे बात करते वक्त उन्होंने बोला कि हम एक रेडियो ड्रामा करेंगे और आप अपनी टीम के साथ तैयार रहो और आप लोग रेडियो ड्रामा करना। मेरे कुछ सीनियर्स थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग मिलकर एक रेडियो ड्रामा किए। 1993 दिसंबर में हमारा पहला ड्रामा आकाशवाणी में ऑन एयर हुआ। मुझे लगता है वही था शायद मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट, वरना मैं इधर BSc पढ़ रहा था, साइंस पढ़ रहा था, लेकिन मन तो वहां रेडियो में था। तो मैं रेडियो में कंटिन्यू किया। आगे मुझे प्रोग्राम्स मिलते गए। फिर जब ग्रेजुएट बना तो उन्होंने एज अनाउंसर मुझे कैजुअल अनाउंसर के रूप में मुझे हायर किया गया। मुझे प्रोग्राम्स मिले और मैं युवावाणी से मैंने अपना प्रोग्राम का कैरियर शुरू किया था। रेडियो नाटक से शुरू किया था। और मुझे लगता है रेडियो में जितने सारे प्रोग्राम्स है, अलग अलग फार्म एंड होम प्रोग्राम है, किसानों के लिए जो है, महिलाओं के का प्रोग्राम है, साइंस का प्रोग्राम है, ये जितने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम था, हर प्रोग्राम के लिए कंटेंट बनाना और हर प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन करना, वो सब सीखने के लिए मिल गया था। शायद वही कारण था कि मैं साइंस को पीछे छोड़े मास कम्युनिकेशन में आया और फिर मास कम्युनिकेशन में रेडियो को कैरियर बनाया। उसके आगे जाके टेलीविजन में गया और एज ए ब्रॉडकास्टर अपनी जिंदगी आगे बिताया, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात क्या लगती है कि जब आपने AIR ज्वाइन किया, ऑल इंडिया रेडियो, तो उसमें आप स्टोरी टेलिंग करते थे, जो कि मुझे स्टोरी बहुत पसंद है। और अभी इस वक्त बहुत सारे स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम होते हैं रेडियोज में। उस वक्त आपने, तो अब मुझे पता चल गया है कि रेडियो ड्रामा से आप स्टोरी टेलिंग पे आए। कैसा लगा था स्टोरी टेलिंग करके रेडियो पर? स्टोरी देखिए, मैं कहूँ कि अभी हम अपने यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो हम लोग अपने जो करिकुलम है उसमें भी स्टोरी टेलिंग को एज ए कोर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, जो भी कुछ आप देख रहे हो, हर चीज एक स्टोरी है। बस आपका नजरिए के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस स्टोरी को, उस कहानी को कैसे बोल रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। और कहानी की बात जब हम करते हैं ना, तो कहानी में क्या क्या चीजें हैं, कोई भी पूछेगा, किसी के भी दिमाग में आएगा, हम किसे कहानी कहते हैं। कहानी क्या है? कहानी वही है जिसमें हमारा इमोशन है, हमारे फीलिंग्स है, राइट, हमारे मैसेज है, और उसमें जो 5 Ws और 1 H, who, what, when, where, why and how, ये जो 5 W and 1 H है ना, अब दुनिया की किसी भी किताब उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी कहानी उठाओ, न्यूज़पेपर से कोई भी न्यूज स्टोरी उठाओ, हर कहीं पे वो 5 W 1 H है। अब कविता उठाओ किसी की, महाभारत उठाओ, रामायण उठाओ, कोई भी चीजें उठाओ, हर कहीं पे ये 5 W 1 H जो है ना, इसके आंसर्स मिलेंगे आपको, जिसको आप हिंदी में 6 ककार कहते हो। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये 6 सवालों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो इन सबको लेके आप अपनी कहानी कैसे बनाते हो? और जब तक मैं तो कहूं कि कहानी में उतना ताकत है कि एक बंदे का जो सोच है उसे भी बदल सकता है। जैसे वो शुरू होता ना, बहुत समय पहले की बात थी, ऐसे गांव में ये सारी चीजें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसे प्रेजेंट करना चाहते हो जी। आप कैसे परोसना चाहते हो अपने श्रोताओं के सामने, अपने दर्शकों के सामने। और कहानी अभी लिमिट नहीं रहा कि मैं कहानीकार हूं, रेगुलर कहानी लिखता हूं।
आज भी लिखता हूँ कहानी। मेरी कहानी इसमें पब्लिश होगा किसी किताब में और वो कोई पढ़ेगा, वहां तक सीमित नहीं है। मेरी कहानी मैं ऑडियो फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ रेडियो में, मेरी कहानी मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, मेरी कहानी को मैं एज ए फिल्म इसको डेवलप करके ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, है ना। तो कहानी हमारी वैसी होनी चाहिए जिसका प्रभाव हो श्रोता के लिए, दर्शक के लिए, जो पाठक है हमारे, जो पढ़ रहे हैं हमारे कहानी, उनके ऊपर कुछ प्रभाव हो उसका और कुछ मैसेज हो उसमें। इसके साथ साथ कहानी में वो ताकत है जो समाज में परिवर्तन ला सकता है। आप जब किसी मंच पे कहाँ पे दर्शक के रूप में बैठते हो और सामने कोई साधु बाबा आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, या कोई धर्म प्रचारक आते हैं, या आप जिसे कहते हो स्पिरिचुअल लीडर्स जो है जी, है ना, जो आध्यात्मिक गुरुआं हैं, वो सारे क्या करते हैं? कहानी तो कहते हैं। और उनकी कहानी इतना प्रभावशाली होता है कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज, जो कहते हैं सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है ना। तो वो कहानी निर्भर करता है आपके ऊपर, आप अपनी कहानी को कैसे कहना चाहते हैं। एक कहानी मेरे मन में चल रही है अभी, रेडियो की कहानी है जो शुरुआत से चली आई है अभी तक। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपने जब पहली बार रेडियो को ज्वाइन किया था उस वक्त का दौर काफी अलग था। उस रेडियो ना सर्वोपरि था, सब लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन अब ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए, डिजिटल मीडिया आ गई है, जिसकी वजह से रेडियो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। एक तरह से कह लीजिए रेडियो कन्वर्ट होता जा रहा है। अब रेडियो सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, वीडियो प्लेटफॉर्म ही बन गया है, वीजे बन गया है, आरजे अब एक। तो फिर ये चेंज जब आप इतने लंबे समय से देख रहे हो, आपको कैसा लगता है कि चीजें बदलती जा रही है? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो तकनीकी परिवर्तन आया, जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ, इसके चलते, इसके कारण आपका जो रेडियो का प्रोडक्शन प्रोसेस है जी, रेडियो में कार्यक्रम बनाने का तरीका जो है वो आसान हो गया। पहले मुझे स्पूल लेके जाना पड़ता था, एनालॉग ट्रांसमिशन था। मैं एक स्पूल में जो मोनोट्रैक रिकॉर्डर होता था, जी, आपने देखा होगा वो फिल्म, आनंद फिल्म, जिसमें वो कह रहे हैं बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। आपको वो सीन याद आता होगा जिसमें वो स्पूल यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं जब मैं आकाशवाणी में काम करने गया था तब मुझे उस स्पूल में काम करना पड़ता था। ओके, ठीक है। लेकिन आज कितना आसान हो गया, आपके मोबाइल फोन में डिजिटल रिकॉर्डर है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको एडिट कर लेते हो, फाइनल ब्रॉडकास्ट उससे बना सकते हो, आपकी स्टोरी बना सकते हो, उसमें म्यूजिकल इफेक्ट डाल सकते हो, उसमें अदर साउंड इफेक्ट डाल सकते हो। आसान हो गया काम। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक कंप्यूटर में आपने माइक्रोफोन कनेक्ट किया और आपने रिकॉर्डिंग शुरू किया अपने सॉफ्टवेयर पे, कहीं पे आपकी गलती हो गई, वहीं पे उसको आप करेक्शन कर सकते हो इमीडिएटली एडिट करके। लेकिन आप चिंता करो, सोचो उसके बारे में, जब स्पूल में रिकॉर्ड करते थे, मान लो कहीं गलती हो गया तो उसको एडिट करने में कितना दिक्कत होता होगा, क्योंकि आपको इसे इरेज करके जाना होगा वहां तक, फिर उसके आगे फिर रिकॉर्ड करना होगा, फिर वहीं से स्टार्ट करना। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, है ना। अब ये आसान हो गया। आसान होने के बाद ये मैं कहूं कि कभी कभार मुझे ना, जो क्या कहते हैं, ईर्ष्या होता है, ये जेलोसी फील होता है आपके जनरेशन के बच्चों को जब देखता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा मटकी पकड़ के मैं आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मुझे मटकी पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजीली माइक्रोफोन अवेलेबल है। लोग घर घर में माइक्रोफोन ले लेते हैं। आपके मोबाइल फोन के साथ भी एक माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है, आप रिकॉर्ड करते हो उसमें से, खुद अपनी आवाज सुन सकते हो, अपने गलतियों को सुधार सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जो तब मेरे पास वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन ये जो तकनीकी परिवर्तन आया, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आसान हुआ है। ये सब के बावजूद बॉटम लाइन एक ही है, कंटेंट इज द किंग। आपके पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, आपके पास सबसे अच्छा माइक्रोफोन हो सकता है, आपके पास सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके कहानी में दम नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल पाते हो कि जो बंदा आपको देखता नहीं सुनता है और सुनने के दौरान उसे आपकी आवाज के साथ प्यार नहीं होता उसको, तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं रेडियो ऐसा एक मीडियम है जिसको हम कहते हैं द इंटीमेट मीडियम। व्हाट डज इट मीन? इंटीमेट मीडियम का मतलब क्या है कि
अपने रेडियो को मैं अपने पास, अपने दिल के पास रख के सुन सकता हूँ। जो बंदा रेडियो में बोल रहा है, मैं जब उसे सुनता हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे ही बोल रहा है ना जी, वो मुझे ही बोल रहा हाँ। है। जिसके कारण रेडियो कभी कभार ऐसे होता है कि उन लोगों को हम सुन रहे हैं जिनको कभी हमने देखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज आते ही हमें लगता है कि कोई अपना बोल रहा है, हमें प्यार हो जाता है उसकी उस आवाज के साथ, वो इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कंटेंट इज द किंग। हाउ एग्जैक्टली यू आर प्रेजेंटिंग, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। एक और सवाल है जो थोड़ा सा कह लीजिए अलग है। मेरा मन हो रहा है आपसे पूछने का कि इतने साल हो गए होंगे आपको रेडियो में काम करते हुए, तो कई सारी यादें बनती हैं, कुछ ऐसी याद है जो आपके दिल में अभी भी और रेडियो को लेकर जो कि आप भूल नहीं सकते उसको, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं आकाशवाणी में एज कैजुअल अनाउंसर लाइव अनाउंसमेंट ड्यूटी पे था जी, ठीक है। जिंदगी में हम अच्छी बातें याद रखे ना रखे, अपनी गलतियों को जरूर याद रखें जी, क्योंकि वो गलतियां आपको अपने आप को सुधारने का मौका देता है, वो गलतियां आपको सशक्त बनाता है ना। क्योंकि मुझे याद है मैं ऐसे इवनिंग का ट्रांसमिशन था, मैं लाइव अनाउंसमेंट में था और मुझे जो क्यू सीट दिया गया था उसमें प्रोग्राम के बारे में लिखा गया था, उसमें क्या क्या कंटेंट है क्या नहीं है, वो मैं आपको कह रहा हूँ एनालॉग ट्रांसमिशन था तो मुझे स्पूल से प्ले करना पड़ता था रिकॉर्डिंग, तो मैं प्ले कर रहा था। वो एक फार्म एंड होम प्रोग्राम था, उसके एंड में एक एडवर्टाइजमेंट था जो कि कैप्सूल था। वो प्रोग्राम का जो स्पॉन्सर्ड है ठीक है, प्रायोजक थे वो वही थे, वो एडवर्टाइजर थे, तो उनका एडवर्टाइजमेंट था। लेकिन जो क्यू सीट मिला था मुझे उसमें उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, मेंशन नहीं था, तो मुझे लगा शायद गलत रिकॉर्डिंग में प्ले कर दिया। हाँ। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट ऑन एयर गया तब मैं फेडर आउट किया और इमीडिएटली अपने अनाउंसमेंट दिया और अगला प्रोग्राम चला दिया। तब मेरे जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो अपने घर पे बैठ के रेडियो सुन रहे थे। हाँ। क्योंकि छोटा सा रेडियो स्टेशन था, वहीं पे बहुत कम कमर्शियल्स आते थे, तो गिने चुने कमर्शियल आते थे। उनको पता था कि इसी टाइम कमर्शियल आने वाला है और मैंने उसे ऑफ एयर कर दिया, मैंने चलाया नहीं। इमीडिएटली मेरा अनाउंसमेंट खत्म हुआ और अगला प्रोग्राम शुरू हुआ। विद इन 2 मिनट्स आई गॉट ए कॉल आया डायरेक्टर साहब के वहां से कि अनाउंसमेंट ड्यूटी में कौन है। तो मैंने अपने नाम बताया, हाँ। सर फकीर मोहन हूं मैं। तो बोले कि आपने ऑफ एयर क्यों कर दिया वो एडवर्टाइजमेंट को। तो मैं बोला कि सर वहां क्यू सीट में मेंशन नहीं था तो मुझे पता नहीं चला और मुझे लगा गलत कंटेंट है तो मैं इमीडिएटली उसे ऑफ एयर कर दिया था। तो मुझे पनिशमेंट मिला था, 1 हफ्ते के लिए मुझे ऑफ एयर कर दिया गया। मुझे लगता है कि वो जरूरी था, वो मेरे लिए एक सीख था और वो पनिशमेंट मुझे कभी हतोत्साहित नहीं किया, मुझे प्रोत्साहित किया कि वो गलती मैं अपनी जिंदगी में कभी ना दोहराऊं। मैं आपको कहूं मैं रेडियो छोड़ के टेलीविजन में आया, लंबा समय तक टेलीविजन में काम किया, लेकिन टेलीविजन में भी वो गलती कभी मैंने दोहराया नहीं। मेरे सुपरविजन में जितने भी काम हुए कभी कमर्शियल मिस नहीं हुए। और मैं आपको कहूं कि किसी भी जो मीडिया हाउस है या किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके लिए कमर्शियल्स की जरूरत है, क्योंकि वही एक सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करें तो ऑब्वियस कि हमें दंड तो मिलना ही था। तो पनिशमेंट मिला, मैं कभी दुखी नहीं हूं उसके लिए, रादर मैं ये कहूं कि मैं खुश हूं कि मैंने एक छोटी सी गलती की जिसके कारण मुझे दोबारा गलती करने का मौका नहीं मिला, या मैंने कभी दोबारा गलती नहीं ना दोहराई कभी उस गलती को। ये एक मेमोरेबल इंसिडेंट है मेरे लाइफ की। ये आपका इंसिडेंट जो था इसने मुझे भी सिखा दिया कि गलती से सीखना चाहिए, ऑब्वियसली। और अच्छा, आप एक गलती करने के लिए आपको परमिशन है, आप गलती आज कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता चला कि ये गलती है, अगर ये गलती आप दोबारा दोहराते हो दैट इज अनपार्डनेबल मिस्टेक, अक्षमणीय अपराध है वो। एक गलती आप कर सकते हो लेकिन वो गलती को दोहराने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जब आपको पता चल गया कि ये गलती है तो उसको दोबारा नहीं दोहराना है। सर आपसे बस एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि जो वर्ल्ड रेडियो थीम है जो कि है रेडियो एंड पीस, इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आपके लिए रेडियो से पीस कैसे मिलती है? मैंने आपको कहा रेडियो जो है एक इंटीमेट मीडियम है, ये दिल की बात करता है। तो हम पीस की बात कब करते हैं? जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है वहीं पे पीस की बात करते हैं, जहां विवाद है वहां शांति की बात करते हैं, जहां अशांति है वहीं पे हम शांति की बात करते हैं। तो शांति कब चाहिए हमें? जब कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां विवाद हो,
दुनिया में हर कहीं पे विवाद है। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने समस्याओं को लेके, अपने दुख को लेके जितना दुखी नहीं है, हम दूसरों के तरक्की को लेके, दूसरों के आबादी को लेके हम ज्यादा दुखी है, जिसके कारण हम उनके कार्य में अपने टांग अड़ाना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं, और हम किसी को साथ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, है ना, ईगो है, ऐसे कई कारण है जिसके कारण आपके कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है ना। और उसे समाधान करने के लिए मैं तो कहूँ रेडियो एंड पीस जो है ना, उसका बेस लाइन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द पानासिया। पानासिया का मतलब सर्वौषधि। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो रेडियो करता रहा है, 100 साल से करता आ रहा है ना। वो कम्युनिकेट कर रहा है समस्याओं का समाधान करने के लिए। जहाँ पे समस्या का समाधान हो गया वहीं पे शांति हो गया। हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ भाईचारे की बात करते हैं, सांप्रदायिक सहावस्थान की बात करते हैं, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो इसके जरिए हम शांति बहाल कर सकते हैं, शांति प्रतिष्ठा कर सकते हैं। न सिर्फ अंदरूनी शांति की बात हम कर रहे हैं, डोमेस्टिक पीस या डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करते हैं। वहाँ रेडियो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। आप सोचिए, हमारा जो एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन है, क्या काम है उसका? हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है अलग देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ हम अलग अलग भाषाओं में अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा ही तो एक ही चीज है जो आपके दिल को छूता है। जब आप कहीं बाहर होते हो और अपने लैंग्वेज की, अपनी भाषा की किसी बंदे से मिलते हो तो इमीडिएटली आप उसी भाषा में बोलने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको इमीडिएटली कनेक्ट कर लेता है, तुरंत आप उसके साथ मिल जाते हो। तो जब भारत, मेरा देश, जब विश्व की अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के साथ उनके भाषा में बात करने लगता है, तब क्या फीलिंग आता है कि हम इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे के पास में है। आज आप पिछले 33-34 साल से या 35 साल से WWW वर्ल्ड वाइड वेब ले आए और बोले कि वर्ल्ड एक विश्वग्राम है ना, वो एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट लेके आ गए आप। ये कब का कंसेप्ट है? 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की? हाँ, सोशियोलॉजिस्ट कोई, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट कोई सोशल साइंटिस्ट कोई बोल रहा है कि हम ये सारे, ये जो हमारे विश्व के अलग अलग देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ हमारा संपर्क है और पूरे विश्व को हम एक गांव जैसा देख रहे हैं, ग्लोबल विलेज कह रहे हैं। भाई आज आप कह रहे हो, हजारों साल पहले से ये भारत ये वार्ता दे के आ रहा है, अयं निजः परुवेति गणनांग लघुचेतसांग उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा मीन्स पृथ्वी। ये विश्व एक कुटुंब है। कुटुंब का मतलब क्या है? फैमिली, परिवार है। ये विश्व एक परिवार है। ये कंसेप्ट आपके WWW आने से नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब आने से नहीं हुआ है। सदियों से भारत की ऋषि मुनियों ने, भारत की जो दिग्गज थे, जो मुनि ऋषि थे, इन्होंने क्या किया? यही तो वार्ता दी। ऐसा एक देश बताओ, ऐसे एक राष्ट्र बताओ जहाँ पे कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हर कोई खुशी से रहे, शांति से रहे। वही वार्ता तो हम दे रहे हैं रेडियो के जरिए। क्या सदियों से ये हमारा फिलोसफी रहा है ना, ये हमारा फिलोसफी रहा कि हम सबको साथ में लेके चले। हम एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। इसीलिए अगर आप हमारे देश के इतिहास में जाओगे, हमारा देश कभी आक्रांता नहीं रहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, अपना विस्तारवादी सोच कभी भारत ने नहीं रखा, दूसरों के टेरिटरी में कभी घुसा नहीं। जबकि हमारे ऊपर बार बार, हजारों बार हमले होते रहे, फिर भी हमने उसे सहा। क्यों? क्योंकि हम विश्व शांति की वार्ता देते आ रहे हैं, विश्व को अपना परिवार मानते हैं, है ना। तो जो वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम है, रेडियो एंड पीस, मैं तो कहूँ कि शांति स्थापना के लिए, शांति प्रतिष्ठा के लिए, विश्व में शांति लाने के लिए रेडियो निश्चित तौर पर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बड़ी से बड़ी भूमिका निभा सकता है। और रेडियो के जरिए हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, शांति की वार्ता पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे जब भी बातें करता हूँ ना, मुझे हमेशा एकदम
इनलाइटन सा फील होता है, क्योंकि आपकी बात ना प्रैक्टिकल के साथ साथ पुराने जो हमारे वेद ऋग्वेद हैं उनके शास्त्रों से लेकर हर चीज आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में, हर चीज के बारे में आप सिखाते हो। उसके लिए थैंक यू, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने रेडियो पंजाब के सारे श्रोताओं को सबको नमस्कार करता हूं और ये विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो पंजाब और ये विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।